जनाब, हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन साहब जो है आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। और डॉक्टर साहब का तारुफ ये है कि डॉक्टर साहब एक माहिर नफ्सियात हैं। शहर कराची के अंदर एक नफ्सियाती हस्पताल आपने कायम कर रखा है जिसमें नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो मनशियात के आदि लोग हैं, मुब्तला हैं इसमें, उनका इलाज कर रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम रहे हैं, बड़े तवील अरसे तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमत आपने अंजाम दी हैं और अब पाकिस्तान में सकूनत इख्तियार किए हुए हैं और पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर शफीक यासीन को मैं खुशामदीद कहूँगा और एक दफ़ा फिर ईद की मुबारकबाद दूँगा। ओके, डॉक्टर साहब के साथ हमारी ईद वाले दिन भी मुलाकात हुई और हमने जो हमारा जो प्रोग्राम था उसमें डॉक्टर साहब को मदऊ किया था। उस दिन तो ज़रा चिट चैट हुई है, आज ज़रा काम के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब एंड वंस अगेन ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और सब सुनने वालों को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो मौसूल हुए। हमने बड़े खुलकर मुख्तलिफ मामलात पर, लोग पर्सनालिटीज़ के हवाले से, डिसऑर्डर्स के हवाले से बात की है, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की है। अब नफ्सियात से जुड़े जो मामलात, पहले किसी ज़माने में हुआ ये करता था कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें कुछ नफ्सियात के मामलात जो है वो नज़र आते थे। अब तो छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के तबके में, बच्चे में, हमें बड़े में, जवान में और हर जो पुख्ता उम्र के लोग हैं, सब में कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल नज़र आ रहे हैं जिसकी हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। ताहम अब ज़रा बात इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनके जो याददाश्त है वो मुतासर होती है और उसके बाद फिर बहुत सारे काम जो हैं उसमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर ज़्यादा तनाव की तरफ जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। क्या इसको कैसे ऑर्डर में रखा जाए? और सबसे अहम सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या ऐसे लोग भी दोबारा से उनकी याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो मामलात को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा आज ज़रा गुफ्तगू की जाए प्लीज़। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे खैर, जो आपने कहा कि हर एज में नफ्सियात के मसले आ रहे हैं और बुढ़ापे में तो थे ही, तो इस पॉइंट पे भी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई ब्रांड न्यू गाड़ी भी आती है 0 मीटर और जापान में बन रही है, किसी और मुल्क में बन रही है, लेकिन कोई ये नहीं पता कि जिस सड़कों पे गाड़ी चलने वाली है पाकिस्तान में, उसमें शायद ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी 1 साल में जवाब दे दें। तो वारंटी तो वो देते हैं लंबे अरसे की, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो इस मुल्क में भेज रहे हैं जहाँ पर ये तबाह और बर्बाद हो जाएगी जल्दी। बिल्कुल आपने सही। तो इंसानों के साथ भी यही है। अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस होंगे, परेशानियाँ होंगी, इश्यूज होंगे, तो यंग जनरेशन भी जो है ना जल्दी बीमारियाँ पकड़ लेती है, चाहे वो जिस्मानी हो या नफ्सियाती। बिल्कुल ठीक है। बुढ़ापे में तो खैर बात वही आ जाती है, जैसे गाड़ी की एज बढ़ती है और 15-20 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जिन जवाब दे देते हैं, तो जहाँ पर बुढ़ापा आता है या बड़ी एज आती है तो वहाँ पे बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट है या किडनीज हैं या जिगर है, इसके साथ साथ दिमाग में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। और वो एज भी ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे मज़ीद चेंजेस आ रहे होते हैं। एक तरफ एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं कि आपने ज़िंदगी भर जिन बच्चों को पाल के बड़ा किया होता है, उनकी शादियाँ हो गई होती हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ रहा होता है कि आप काम नहीं करते, फारिग हो रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ अपनी जगह पर, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंजेस आए हैं पिछले 2-3 डेकेड्स में कि जो किस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं। तो जो फंडिंग उनके पास थी ये सोच के कि वो शायद बुढ़ापे में काफ़ी होंगी, वो अब शायद इतनी नहीं है, तो वो क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम्स। फिर मेडिकल इश्यूज आते हैं, साथ में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, दूसरी प्रॉब्लम्स, तो वो भी बुढ़ापे में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और फिर याददाश्त की बीमारियाँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी एज में जब आप कहते हैं 60-65 एज तक पहुंचता है इंसान, और यहाँ पे भी अलमिया थोड़ा सा है पाकिस्तान में कि अगर आप यूरोप को देख लें या ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा, अमेरिका को, तो वहाँ पे बड़ी एज मानी जाती है 75 प्लस। इवन वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85-87 तक है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है पाकिस्तान में, और बड़ी एज जो है वो ज़रा जल्दी आ जाती है वक्त से पहले। तो यहाँ पे बेसिकली जो उसके अम्ब्रेला में मेन जो एरियाज़ आ रहे होते हैं वो एक तो डिप्रेशन है, क्योंकि जो डिप्रेशन इस एज में आके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और एंजाइटी भी, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, घबराहट, बेचैनी की बीमारी है, नींद सही नहीं आना है, और मायूसी, ये काफ़ी कॉमन है।
उसकी भी दोनों रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस भी हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी हैं। उसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ब्रेन में जो श्रिंकेज हो रही होती है, जो बदलाव आ रहा होता है दिमाग में, उसकी वजह से उसमें न्यूरोट्रांसमिटर्स जो हैं वो कम बन रहे होते हैं, थोड़ा सा श्रिंकेज आ रहा होता है, सिकुड़ना शुरू होता है ब्रेन, खास तौर पर फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब का एरिया जो आगे वाला हिस्सा दिमाग का है। तो उसमें होता है कि पर्सनालिटी चेंजेस भी आते हैं, और जो मूड और इमोशनल चेंजेस जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, मायूसी भी होती है, घबराहट बेचैनी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इलाज है उसका, और अर्ली आइडेंटिफाई करने से इलाज बेहतर हो जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, यही सोचा जाता है कि यार चिड़चिड़ापन है, बुढ़ापे में तो हर एक चिड़चिड़ा हो जाता है, और ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके वालिदैन या आपके दोस्त जिनकी एज ज़्यादा है या आपके रिश्तेदार, तो उनको पहले ही ले जाके दिखाना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि साइकोथेरेपी से या फिर दवाइयों से उसका इलाज हो सके और वो मज़ीद बिगड़े ना। क्योंकि होता है कि जब इंसान स्ट्रेस में अंदर होता है और डिप्रेशन मायूसी में रहता है ना, तो फिर बात सिर्फ नफ्सियात की नहीं रह जाती, उसमें ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स, वो पैटर्न आउट हो जाता है। उससे मज़ीद जो है ना और बीमारियाँ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे ये कि उनकी एज एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, और मज़ीद जो है ना और कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी फंक्शनिंग, ये कहते हैं ना कि ज़िंदा रहने में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, वो सेम नहीं रहती। तो ये इंपॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल ठीक है। फिर याददाश्त की बीमारियां जो हैं बड़ी कॉमन हैं। 65 प्लस एज में कहते हैं कि 5% 100 में से 5 उस एज ग्रुप में याददाश्त की बीमारी का शिकार होते हैं, जो कि एक्चुअल याददाश्त की बीमारी है। लेकिन वैसे सूडो डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं कि नकली डिमेंशिया, या जिसका ताल्लुक डिप्रेशन से होता है, चिड़चिड़ापन या एंजाइटी से होता है, अगर उसको शामिल कर दिया जाए तो शायद ये 20 से 25% लोगों में हो सकता है। क्योंकि कंसंट्रेशन इश्यूज़ के साथ साथ फोकस कंसंट्रेशन है, वो तवज्जो नहीं दे पाते सही से चीज़ों पे, उससे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है, और रिकॉल, जैसे कोई चीज़ याद करना चाहता है तो याद रहती नहीं, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता। तो ये बड़ा कॉमन है। और फिर डिमेंशिया को भी ये समझने की ज़रूरत है, जो याददाश्त की बीमारियां हैं वो एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सी 10 या 10 से ज़्यादा बीमारियां हैं, जिसमें से 3 सबसे मेन जो बीमारी है या से वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, और फिर वैस्कुलर डिमेंशिया, जिसमें वैस्कुलर चेंजेस दिमाग में आते हैं, और उससे जो है याददाश्त की बीमारी होती है, एक लेवी बॉडी डिमेंशिया होती है, और मज़ीद बहुत से डिमेंशियाज हैं, लेकिन ये 3 मेन डिमेंशियाज हैं जो ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन 15% से 25% को अल्जाइमर्स होता है, 10% से 15% को वैस्कुलर होता है, और 10% को लेवी बॉडी होता है। मिलजुल के 40 से 50% जो याददाश्त की बीमारी हैं उनमें ये 3 डिमेंशियाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर मज़ीद बाकी डिमेंशियाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ जैसा भी डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही की है, वो ये अमूमन होता यही है कि हम ये कहकर इसको इग्नोर कर देते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता ही है। बहुत सारी जगहों पर, बल्कि वेस्ट में आप जाकर देखें, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको रेयरली नज़र आती हैं, यानी कि बहुत कम आपको नज़र आएंगी। और हमारे यहाँ हर दूसरा शख्स इसका शिकार होता चला जा रहा है। बल्कि अब सूरत हाल ये है कि तनाव क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें विटनेस करना हमने शुरू कर दी हैं, हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर अब ट्रीट करने के लिए डॉक्टर साहब कैसे ये ट्रीटेबल होता है? आया मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, या इसके लिए कोई स्पीच थेरेपी है या कोई साइकोथेरेपी है? क्या किया जाता है इसमें? और अगेन कि ट्रीटेबल है, इसको रोका भी जा सकता है, क्या आप समझते हैं प्लीज़? जी, देखिए इसके ऑर्गेनिक कॉजेज़ होते हैं मेनली डिमेंशियाज के, खास तौर पर अल्जाइमर्स के। तो उसमें होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम 14 है, क्रोमोसोम 19 है, क्रोमोसोम 21 इफेक्ट होता है ब्रेन के अंदर। ठीक, उससे होता है कि एक चीज़ है जिसे आप एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज कहते हैं दिमाग में, वो बनना कम हो जाता है जी। और अर्ली अगर डिमेंशिया को डिटेक्ट किया जाए जी, तो ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे हम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स कहते हैं जी। उससे ये होता है कि ये बनना शुरू होता है दिमाग में, और वो प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया को, मतलब ज़्यादा बिगाड़ जो होता है डिमेंशिया में, ज़्यादा
उसको स्लो कर देता है ठीक। और कभी कभी थोड़े अरसे के लिए रिवर्स भी कर देता है। उसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर सपोज आपने 65 साल की उम्र में किसी को डायग्नोज कर लिया कि उसको डिमेंशिया होना शुरू हो गया है। जी। अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं डिमेंशिया में। एक है माइल्ड, अर्ली स्टेज है, ठीक है। एक मॉडरेट है जो कि थोड़ा सा आगे निकल गया है, एक फिर सीवियर और फिर प्रोफाउंड स्टेज है। होता है कि अगर माइल्ड स्टेज में, अच्छा उसको माइल्ड कैसे हम डायग्नोज करते हैं, बहुत से मेमोरी टेस्ट हैं। उसमें सपोज एक टेस्ट है जिसे MMSE कहते हैं, मिनी मेट्रोस्टेट एग्जामिनेशन, उसमें 30 पॉइंट्स होते हैं। उसमें से अगर 23 पॉइंट से कम स्कोर हो तो डिमेंशिया डायग्नोज हो जाता है। ठीक है। अगर वो सपोज 19 और 23 के दरमियान स्कोर आया और हमने कहा इसको माइल्ड डिमेंशिया है या इसको अभी याददाश्त की बीमारी शुरू हुई है और आपने अगर दवाई शुरू कर दी तो उसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसके बुरे नहीं है। उसमें रिवर्स भी हो सकती है थोड़ी सी बीमारी, और प्रोग्रेशन जो है ना, अगर 2 साल के अंदर डिमेंशिया बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला था तो हो सकता है 5 से 10 साल लगे उसको मजीद बिगड़ने में। ठीक है। तो ये कि हमने उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर दिया। लेकिन ये कि अगर वो वैसे ही सीवियर प्रोफाउंड स्टेज में पहुंच गया है और बहुत लेट लेकर आए, अब वो बीमारी हाथ से निकल गई तकरीबन, तो फिर इन दवाइयों से फ़ायदा नहीं होगा। नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। फिर ये कि आप दवाइयों पे पैसे खर्च कर रहे हो और तकरीबन ना होने के बराबर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट किया जाए। और उसको डिटेक्ट करने वाला कौन होता है? बीवी होती है, शौहर होता है, बच्चे होते हैं, जो आसपास रहने वाले, उनको अंदाज़ा होने लगता है कि अब ये। अच्छा, याददाश्त के भी 2 तरीके हैं देखने के ना, कि पुरानी चीज़ें याद रहती हैं कि नहीं रहती, शादी कब हुई थी, बच्चे कब पैदा हुए थे, बर्थडेज कब थी उनकी, उनके नाम वगैरह। लेकिन असल में ये बीमारी जो डिमेंशिया की होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी पे अफेक्ट करती है। उनको ये याद नहीं रहता, आस्ते आस्ते भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते किस दिन मिले थे, खाना किस दिन कौन सा खाया था, अभी रिसेंटली कोई चीज़ ख़रीदी थी, फिर कहते हैं अभी हम वापस ख़रीदनी है या तो चीज़। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, असल में ये इंडिकेटर होता है याददाश्त की बीमारी। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर लोग जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं नहीं उनको तो याद रहती है सारी चीज़ें, पुरानी बातें सारी याद हैं, ये सब याद है। तो वो जब सीवियर और प्रोफाउंड में जब पहुँचते हैं तब ये इफेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अर्ली स्टेज में सिर्फ एक तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, वो ये कि जो रीसेंट मेमोरी जो है, करंट मेमोरी, उस पर कितना इफेक्ट आया है। और वो शायद लोग नहीं समझते कि वो इतना रेलिवेंट है जब तक वो आगे ना निकल जाए। फिर वो कहते हैं बच्चों के नाम तक भूलने लगे हैं, ये याद नहीं कि सड़क वापस घर आने का रास्ता भूल रहे हैं जब नमाज के लिए निकलते हैं, तो या फिर वो ये याद नहीं रहता कि भाई आज दिन और महीना कौन सा है। तो बिल्कुल वो आगे वाली स्टेज में जाके जो है ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है उसका ट्रीटमेंट बहुत। फिर साइकोथेरेपी हेल्प्स, उसको किस तरह से क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं कि उससे मेमोरी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कंसंट्रेट करके अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ रजिस्टर किया जा सकता है और रिकॉल में उसमें आसानियाँ आ सकती हैं। और अगर एसोसिएटेड एंजाइटी या डिप्रेशन हो डिमेंशिया के साथ, तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ में हो तो याददाश्त थोड़ी सी और मज़ीद बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी में आया वो ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं उनको फिर और दीगर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे मैंने देखा कि जो क्रॉनिक डिजीज़ में हैं लोग, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मुस्तकिल वो एक उसके बारे में सोचना, ये भी उनको बड़ा जो है ना प्रॉब्लम उनके लिए हो जाता है। फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, क्योंकि इंसान नहीं बना कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जब उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी चीज़ से, वो भी उनके लिए बड़ा जो उनको इरिटेट करती है, अब वो ना चाहते हुए आपको करना पड़ता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसको कैसे क्योर किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमें बहुत सारे, अब तो डायबिटिक, हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक नज़र आता है, जब उसको मना किया जाता है किसी चीज़ के लिए, वो उसकी तरफ जाता है, तो वो जो इन बिटवीन जो एफर्ट होती है ना, ये वो जो वो रोक रहा होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करती है। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, डायबिटीज़ का जो है ना कंट्रोल, मैं समझता हूँ अगर हो सकता है तो अर्ली स्टेज में ही हो सकता है। जब आप एक वो चीज़ हाथ से निकल जाती है ना कि आपको डायबिटीज़ हो गई, तो और होता भी पाकिस्तान में ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो गोरे कहते हैं ना, वो उस पर अमल भी करते हैं। हम लोग तो नहीं करते। और जब तक उनको आइडिया होता है कि भाई अब डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए तो दवाइयों पे चले जाते हैं और स्टेज पे चले जाते हैं कि अगर इंसुलिन पे नहीं तो कम से कम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के टैबलेट्स पे उनको रहना पड़ता है ताकि वो कंट्रोल कर सकें। फिर इससे बाकी दूसरा इशू जो आता है ना, जो डायबिटीज़ में मैं देखता हूँ,
खैर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, डायबिटीज़ मेरा एरिया नहीं है, लेकिन जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें से हर तीसरा पेशेंट या दूसरा पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार होता ही होता है, जो कि बड़ा कॉमन है। उसमें इंसाइट की कमी, जो कि नफ्सियात में भी है, वो मानना नहीं चाहते कि हमें डायबिटीज़ है, या चाहते हैं कि भाई कुछ अर्से दवाई लें उसके बाद छोड़ के देखें, क्या पता मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे ज़रूरत ना पड़े डायबिटीज़ की। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके और फिर मज़ीद उस तरह के खाने और चीज़ें खा के, ड्रिंक्स लेके, कि वो समझते हैं चलो अब हम दवाई ले रहे हैं तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिठाइयाँ भी खा लें और शरबत भी पी लें और सब चीज़ें जिस तरह से खा सकते हैं खा पी लें। वेट मैनेजमेंट का इशू रहता है और फिर वो मज़ीद बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा, वो ज़्यादा बीमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो स्ट्रेस तो रहता ही है उनको कि भाई उसकी वजह फिर ये होती है कि उन्होंने उसको सही तरह पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता उस बीमारी को, और फिर वो स्ट्रेस का शिकार, और स्ट्रेस के बाद वो एक तरह से देखें तो मैदे की बीमारियां आती हैं, उसके बाद देखें तो नींद के प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती चली आती है और एक विशियस साइकिल बन जाती है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है फिर डायबिटीज़ का कंट्रोल और मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और ये सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, ब्लड प्रेशर पे भी लागू होता है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं जी। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, स्ट्रोक्स और फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और फिर ये चीज़ें मज़ीद याददाश्त की प्रॉब्लम्स को बिगाड़ देती हैं। ये होता है कि एक चीज़ जिसे हम कहते हैं डिलीरियम, वो डिमेंशन नहीं होता लेकिन डिलीरियम होता है। डिलीरियम को आसान लफ्ज़ों में कन्फ्यूजनल स्टेट ही कह सकते हैं कि वो अलग अलग टाइम पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं लोग। अच्छा, तब याददाश्त ठीक होती है लेकिन अचानक से कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उनके दिमाग में भूलने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तक याद नहीं होता कि आज दिन कौन सा है, वो क्या करने वाले थे, क्या जाने वाले थे, अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे डिलीरियम कहते हैं, कन्फ्यूजनल स्टेट। वो डिफरेंट बीमारियों से भी आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, या फिर और इन्फेक्शंस वगैरह एज में जब ज़्यादा होती हैं तो उससे हो सकती हैं, यूटीआईज़ वगैरह से हो सकती हैं। तो मज़ीद ये कि इस एज में बड़ी उम्र में लोग बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं डिफरेंट बीमारियों के लिए, उससे जो है मज़ीद कन्फ्यूजनल स्टेट्स कॉज हो सकते हैं दवाइयों से। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी उम्र में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक चीज़ और जो बड़ी कॉमन है इस एज में वो है डिलूजनल डिसऑर्डर। उसमें होता है कि इस एज में लोग शक ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे पैसे चोरी कर देगा, ये मेरे बुरा सोच रहा है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये डिलूजनल डिसऑर्डर जो है वो भी दिमाग में श्रिंकेज आना शुरू होती है, सुखाना शुरू होता है ब्रेन, फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब का एरिया। तो उसमें जो डोपामीन के इम्बैलेंसेस आते हैं, सेरोटोनिन के इम्बैलेंसेस आते हैं, प्लेजर हार्मोन के, तो होता ये कि ना सिर्फ डिप्रेशन बढ़ता है बल्कि शक की बीमारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी एक और एरिया है जो कि बड़ा ही कॉमन है इस एज में। अच्छा, ये क्योंकि डिजीज़ है, इसको बताने का मकसद ये है कि इसको पहले समझा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उसको शायद फितरत के साथ जोड़ दिया जाता है और कोई इसको नाम दे दिया जाता है, ऐसा कतई नहीं। ये जो इम्बैलेंसेस हैं, ये चीज़ों का आगे पीछे हो जाना, वैसे तो इसके लिए कोई उम्र की मेरे ख्याल में शर्त नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपको नज़र आया होगा लोगों के साथ ऐसा मसला होता है। बहरहाल मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि इसके बारे में आपको आगाही दी जाए कि ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अगर कोई शख्स, अगर उसका बर्ताव एकदम से तब्दील हुआ है, अगर उसमें कोई तब्दीली ऐसे वाक़ हुई है, तो यकीनन उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे और दीगर मामलात में आप डॉक्टर से रुजू कर ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज कम पाया जाता है, और जब कर लेते हैं तो फिर उसकी यकीनन उसको बीमारी को ठीक करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जाती है। तो यही समझाने का मकसद है कि अगर किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से आकर रुजू कीजिए। और ये जो यासीन नफ्सियाती अस्पताल है, अगर अस्पताल के हवाले से बताइए, मैं हमेशा इसलिए इसका तस्करा करता हूँ कि जब भी हम अस्पताल की बात करते हैं और नफ्सियाती अस्पताल की बात करते हैं, मैं अपना ही तजर्बा आपको बताऊँ। गुज़िश्ता दिनों मैंने किसी को कहा कि मैं ज़रा यासीन नफ्सियाती अस्पताल जा रहा हूँ, उसने बिना सोचे समझे कि मैं किससे, शायद डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ या किससे, उसने फ़ौरन से जो है मेरी तरफ देखा और कहने लगा आप तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तो और फिर नफ्सियाती अस्पताल जाना, फिर इसको बताना लोगों के लिए अभी तक जो है वो मसला बना हुआ है। अब ज़रा बताइए अस्पताल का माहौल कैसा है, क्योंकि ज़रा लोगों को माहौल के बारे में पता चले तो उनको समझ में आएंगे जैसे दीगर अस्पताल होते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है
कितना फ़र्क होता है डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा जी। देखिए, एक तो एक ही क्योंकि मैंने तकरीबन 27-28 साल बाहर काम किया जी है, जी, तो कोशिश यही की कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो, रिसेप्शन अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, जी। ताकि लोगों को तवज्जो मिले, उनको समझाया जाए कि क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं, थोड़ी सी रीश्योरेंस और सपोर्ट अच्छी मिले वहाँ पे लोगों को। और फिर ये कि तरीके से लेके चलें, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो ना ही सिर्फ ये कि हम नफ्सियात को देखते हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ को भी बेस लाइन मॉनिटर करते हैं आते ही, कि ऐसा ना हो कि कोई मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हों। उससे अभी तो हम बड़ी उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं जर्नली, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। कई दफ़ा हमें 22, 24, 25 साल के लड़के हैं, उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रेज मिलता है या डायबिटीज़ इतनी बड़ी मिलती है, हैरत होती है। तो बेस लाइन हम कोशिश करते हैं कि वेट है, शुगर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर टेस्ट है, और मज़ीद ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, पल्स रेट है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि जो आने वाला है वो फिज़िकली स्टेबल है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद हम चेक लिस्ट करवाते हैं तकरीबन 50 क्वेश्चन की, ताकि आइडिया हो कि कितने एंजाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, कितने डिप्रेशन के हैं, कितने नींद के प्रॉब्लम्स हैं, चिड़चिड़ापन है, शक व शुबा ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। और उनका एक ओवरऑल व्यू लेते हुए फिर प्रॉपर एक थॉरो असेसमेंट करते हैं। जब असेसमेंट होता है, साइकियाट्रिस्ट करता है, तो साथ में जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उससे टाइम की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है। दूसरा ये कि थॉरो असेसमेंट होता है, उसमें हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, कोमॉर्बिड मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं कि क्या नहीं हैं, और उनकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कैसी थी। अच्छा, फिर ये देखते हैं कि इसका करंट मेंटल स्टेट कैसा है और वो किस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो आ रहा है पेशेंट, उसमें इंसाइट है कि नहीं है, उसको लेके आया जा रहा है फैमिली, कि वो तो आना नहीं चाहता था और वो उसको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। बिल्कुल तो क्या आपकी प्रोग्नोसिस जो है किसी भी बीमारी का, कि उसको ठीक होने के बाद वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इंसाइट से होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश की जाए कि उसको एजुकेशन कितनी किस पॉइंट पे दी जाए और कितना समझाए किस पॉइंट पे जाए, और फैमिली को कितना ज़्यादा इंगेज किया जाए और किस तरह से इंगेज करना चाहिए। तो सारी होलिस्टिक लेके ना वो काम करने की ज़रूरत होती है, कि सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट है और ये प्रॉब्लम है, उसको आपने दवाई लिखी और भेज दिया। सिर्फ ये काम तो बायोलॉजिकल जो कहते हैं ना, दवाइयाँ लिख के भेजना, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हमें बायो साइको सोशल तरीके से उसमें सोशल इश्यूज़ क्या हैं उनके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं उनके, और फैमिली इश्यूज़ क्या हैं, उसको भी असेस करना और उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। और असेसमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये करवाते रहना चाहिए। ख्याल ये है कि ये हमारे साथ तो बहुत सारे क्योंकि वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि हमें अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा फिर एक और जो बड़ा प्रॉब्लम रहता है या इस वक्त जो सामने आ रहा है, वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो रहा है, और ड्रग अब्यूज़ की वजह से फिर केसेस हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी बड़ी एज के लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ड्रग्स हमारे यहाँ क्योंकि लफ्ज़ जो है वो सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो ड्रग्स कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इफ़ेक्ट डाल देती हैं। बहुत ज़्यादा उनको इस्तेमाल करना, अब्यूज़ करना, वो भी फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब वो एक माइंडसेट भी बन जाता है कि अगर दवाई नहीं लूँगा तो नॉर्मल नहीं रहूँगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू ट्रीट देम? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे याद भी दिला दिया, क्योंकि ये चीज़ एरिया में भूल गया था कवर करना। देखिए, होता पता है कि एक पेशेंट आता है ना, चांसेस होते हैं कि उसके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई नफसियात के मसले हों। जी, एक तो ये ठीक है। दूसरा ये कि मैंने बहुत कॉमनली देखा है, अगर किसी की वाइफ को लेकर आया है तो ऐसे ही मैं पूछ लेता हूँ, और मेरे तकरीबन अब आदत हो गई है पूछने की कि आप कैसे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको कोई नींद का मसला तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं। तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कहते हैं हाँ हाँ हमें तो ये मसला रहा है, मैं भी 5-7 साल से दवाई ले रहा हूँ तभी मैं सोता हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन सी दवाई लेते हैं आप? और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो अल्प्राज़ोलैम या कोई ऐसी दवाई ले रहा होता है जिसके एडिक्शन बहुत हाई होते हैं। आप मज़ीद जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो जब उसको नींद के प्रॉब्लम आए थे या स्ट्रेस में था तो किसी भी फार्मेसी में चला गया, उन्होंने कहा भाई ये दवाई ले लो, वो फिर 5 साल से वही दवाई लेता रहा, सो भी रहा है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि एक तो उसका एडिक्शन हो चुका है उसको, और दूसरा ये कि इससे कितने ज़्यादा दिमाग के मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है इन दवाइयों को। तो ये खुद जो इलाज करना है अपना, किसी ऐसे इंसान से पूछ के जो डॉक्टर नहीं है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ले लेना,
एक तो ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो उसके असरात हैं और उसकी डिपेंडेंसी है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये सोचते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन हो गया तो सिर्फ वो नशे की दवाइयाँ ही नहीं हैं जिसमें हेरोइन है या अफीम है या चर्स है या एम्फेटामिन वगैरह हैं। इससे बड़ा जो नशा है वो है बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस का, ये ऐसी दवाइयों के एडिक्शन होने का, हाईली एडिक्टिव होती हाईली हैं। एडिक्टिव होती हैं, और वो बगैर सोचे समझे स्टार्ट कर देना और लेते रहना, जी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है दिमाग के लिए भी, जी। जिगर और गुर्दों के लिए भी, Exactly. और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की फंसी हुई है। फंसी